हाँ, जरा सोचिए, हमारा शरीर एकदम सटीक तरीके से चलने वाला सिस्टम है, जैसे कोई बड़ा सा ऑर्केस्ट्रा। हर चीज अपनी जगह, अपने समय पर। थोड़ा रुककर अब कल्पना कीजिए, अगर इस सिस्टम को कंट्रोल करने वाला ही गड़बड़ा जाए तो क्या होगा। दरअसल जब हार्मोन्स बेलगाम हो जाते हैं तो शरीर के अंदर अराजकता फैल जाती है। एक बीमारी होती है एक्रोमेगली। इसमें हड्डियां बढ़ती ही रहती हैं, चेहरा धीरे धीरे बदलने लगता है, हाथ पैर जबड़ा सब कुछ। और एक और खतरनाक हालत, कार्सिनॉइड सिंड्रोम। इसमें आते ऐसे केमिकल्स छोड़ती हैं कि चेहरा अचानक लाल हो जाता है और दस्त ऐसा कि रुकने का नाम ही नहीं लेता। हाँ, ये सब एक तरह का अंदरूनी तूफान है। अब समझिए, इस तूफान को रोकने के लिए शरीर के पास खुद का एक हथियार है। उसका नाम है सोमैटोस्टैटिन। ये एक नेचुरल इनहिबिटर है। ये हार्मोन्स को चुप करा देता है, सब कुछ शांत। लेकिन थोड़ी देर रुकिए, इसकी सबसे बड़ी कमजोरी यही थी कि इसकी जिंदगी बस 2 मिनट की थी। असर टिकता ही नहीं था और यहीं से कहानी मुड़ती है। 1980 के दशक में साइंस ने कुछ ऐसा बनाया जो दिखता तो नेचुरल जैसा था, लेकिन था कहीं ज्यादा ताकतवर। एक सिंथेटिक कंट्रोलर। हाँ, उसका नाम था ऑक्ट्रेटाइड। अब जरा ध्यान से समझिए, ऑक्ट्रेटाइड कोई साधारण दवा नहीं थी। ये सीधा हार्मोन्स के कंट्रोल रूम तक पहुंचती थी। दरअसल शरीर में सोमैटोस्टैटिन के कुछ खास रिसीवर होते हैं, SSTR2 और SSTR5। ऑक्ट्रेटाइड इन्हीं पर जाकर जुड़ जाती है। थोड़ा रुककर जैसे ही ये जुड़ती है, अंदर चल रहा तूफान थमने लगता है। साइंस बहुत सीधी थी, लेकिन असर बहुत गहरा। एक्रोमेगली में ये ग्रोथ हार्मोन यानी GH को दबा देती है। कार्सिनॉइड सिंड्रोम में VIP और गैस्ट्रिन जैसे हार्मोन्स जो दस्त और फ्लशिंग करते हैं, उन्हें रोक देती है। और अब एक और अहम बात, वेरिसियल ब्लीडिंग में ये आंतों की ब्लड सप्लाई को धीमा कर देती है ताकि खून का बहाव कम हो जाए। हाँ, मतलब एक ही दवा कई मोर्चों पर काम। अब समझिए, इसका इस्तेमाल कई जगह होता है। ट्यूमर से जुड़े लक्षणों को कंट्रोल करने में, लिवर से जुड़ी वेरिसेस में खून रोकने में, और यहाँ तक कि कीमो की वजह से होने वाले गंभीर दस्त में भी। इसके अलग अलग रूप हैं। SC जो तुरंत राहत देता है, LAR जो 4 हफ्तों तक काम करता है, और अब ओरल रूप भी मौजूद है जिसे माइकैप्सस कहा जाता है। खुराक हल्की से शुरू होकर जरूरत पड़ने पर ज्यादा तक जा सकती है। लेकिन जरा रुकिए, कहानी का एक अंधेरा हिस्सा भी है। जब आप नेचर के इनहिबिटर की नकल करते हैं तो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। ऑक्ट्रियोटाइड शांति देता है, लेकिन बदले में कुछ निशान छोड़ जाता है। सबसे बड़ा खतरा गॉलस्टोन्स। लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करने वाले लगभग 20% लोग हैं। से 30% लोगों में पित्त की थैली में पथरी बन सकती है। क्यों? क्योंकि ये बाइल के बहाव को धीमा कर देता है। और अब दूसरा खतरा, शुगर कंट्रोल। ऑक्ट्रियोटाइड इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों को दबाता है, यानी कभी ब्लड शुगर बहुत गिर सकती है, हाइपोग्लाइसीमिया, और कभी अचानक बढ़ सकती है, हाइपरग्लाइसीमिया। ये एक 2 धारी तलवार है। आम दिक्कतें भी होती हैं, पेट दर्द, दस्त, सिर दर्द। लेकिन कुछ मामलों में ब्रेडिकार्डिया यानी दिल की धड़कन धीमी पड़ना, और हाइपरकैलीमिया यानी पोटेशियम का बढ़ जाना। हाँ, इसलिए ये दवा जितनी ताकतवर है उतनी ही सावधानी मांगती है। तो अब जरा फिर से शुरुआत पर लौटिए। ऑक्ट्रियोटाइड एक साइलेंट है जिसने हार्मोन्स के बेकाबू सिस्टम को काबू में कर लिया। इसने एक्रोमेगली के बढ़ते शरीर को रोक दिया, कार्सिनॉइड सिंड्रोम की आग को शांत कर दिया। लेकिन सवाल अभी बाकी है, क्या ये सिंथेटिक कंट्रोल सच में नेचुरल के बराबर है? जब हम ग्रोथ हार्मोन को दबाते हैं, जब हम इंसुलिन और ग्लूकागॉन के संतुलन से खेलते हैं, तो क्या हम सिर्फ लक्षणों को कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर हम नेचर के बड़े प्लान में दखल दे रहे हैं? थोड़ा रुककर जरा सोचिए। ऑक्ट्रियोटाइड ने कंट्रोल दिया, लेकिन उसके साथ गैलस्टोन और मेटाबॉलिक जोखिम भी दिए। तो असली कीमत क्या है? सिर्फ दवा का खर्च, या वो लंबी कीमत जो हम कंट्रोल पाने के